हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस विद गजाला। हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें टॉपिक है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म को हमने दो भाग में पढ़ा। पहले भाग में हमने ये जाना कि लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म के की पॉइंट हमने समझे, लिबरलिज्म के जो टाइप्स थे वो देखे, क्लासिकल लिबरलिज्म क्या क्या होता है एंड मॉडर्न लिबरलिज्म क्या होता है और न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, इन सभी को समझ लिया। अब ये है लिबरलिज्म का पार्ट 2। इसमें हम समझेंगे कि लिबरलिज्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उनके थॉट्स क्या क्या हैं और उनकी बुक्स कौन कौन सी है, इन्हें देखेंगे। और आज हम PYQ को भी सॉल्व करेंगे, आज हम PYQ भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंकर्स को देखेंगे और उनके थॉट्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म को, जिसमें सबसे पहले आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उन्होंने नॉन इंटरवेंशन स्टेट का सिद्धांत दिया था, इनकी हस्तक्षेप जो राज्य है इसका सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य का अर्थव्यवस्था पर किसी भी तरीके की कोई कंट्रोल नहीं होगा। राज्य क्या होगा? राज्य का कार्य सिर्फ और सिर्फ पुलिस और शासन बनाए रखना होगा, जबकि अर्थव्यवस्था पर इसका कंट्रोल नहीं होगा। ये जॉन लॉक ने कहा था, क्योंकि उनका मानना था कि तो व्यक्ति को जो प्राकृतिक अधिकार है जन्म से ही प्राप्त हुए हैं और राज्य की स्थापना सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। और अगर राज्य इनके अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो ऐसे में जनता के पास ये राइट है कि वो राज्य को भी ख़त्म कर सकता है। और ये जो राज्य की स्थापना हुई है वो समझौते के माध्यम से हुई है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बुक कौन सी है इनकी इम्पोर्टेंट बुक है 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जो कि उन्होंने 1689 में लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है। उसके बाद आते हैं एडम स्मिथ। इन्होंने लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया था। वही इनविजिबल हैंड का, ये अदृश्य हाथ का, ये भी जो है अर्थव्यवस्था में ये भी राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद इनकी बुक कौन सी आती है? उनकी बुक आती है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, जो कि उन्होंने 1776 में लिखी थी। फिर तीसरे थिंकर आते हैं बेंथम। समाज व्यक्तियों का योग मात्र है और व्यक्तियों से अलग समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कि इसमें ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है। मीन्स जो समाज है वो व्यक्तियों से ही मिलकर बना है। अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो समाज भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है समाज के कंपैरिजन में। तो ये भी क्या है? ये इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, ठीक। उसके बाद हम आते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म में। मॉडर्न लिबरलिज्म में हम लोगों ने कल JS मिल के बारे में जाना, इन्होंने वेलफेयर स्टेट के बारे में कहा। अभी तक क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या था? क्लासिकल लिबरलिज्म में ये देखा था हम लोगों ने कि इसमें राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम था। लेकिन JS मिल आते हैं, वो ये कहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप सिर्फ पुलिस और शासन बनाए रखना नहीं है। ये पुलिस चौकी मतलब पुलिस उसका काम सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी करना नहीं है, बल्कि राज्य का कार्य क्या है? राज्य का कार्य कल्याणकारी होना चाहिए। लोगों के ये क्या करेंगे? ये जो है आवश्यक यानी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करेगी, जिससे लोगों का क्या होगा? कल्याण का होगा। और एक कल्याणकारी राज्य की जो विचार था वो किसने दिया था? वो JS मिल ने दिया था, वेलफेयर स्टेट का। इन्होंने व्यक्ति और राज्य के बीच समाज नामक तीसरे तत्व की खोज की थी। यानी कि उन्होंने अभी तक किसकी बात कर रहे थे? हम व्यक्ति की बात कर रहे थे और राज्य की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया था। कौन सा आ गया था? समाज। इन्होंने समाज की बात की, समाज के कल्याण की बात की। फिर लिबर्टी को सामाजिक वस्तु कहा। लिबर्टी को यानी कि स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा स्वतंत्रता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होगी, स्वतंत्रता किसकी है? समाज की है। और सामाजिक वस्तु भी कहा था लिबर्टी को। इनकी बुक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1848 में ये पब्लिश हुई थी बुक। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती है, इसे याद रखना, आगे आपके काम आएगी भी। TH ग्रीन व्यक्ति को सामाजिक प्राणी माना इन्होंने एंड राज्य को एक आवश्यक अच्छाई कहा। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी माना ग्रीन ने। देखिए ग्रीन ने क्यों माना इन्हें? ग्रीन ने उदारवाद में सामान्य हित और सामान्य भलाई की जो संकल्पना थी ना, उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया था। व्यक्ति और समाज के संबंधों को पुनर्निर्धारित करते हुए व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना। परंपरागत अणुवादी समाज की संकल्पना को इन्होंने अस्वीकृत कर दिया। यानी कि पुराने जो क्लासिकल लिबरलिज्म की जो अवधारणा थी उन्होंने उसे अस्वीकृत कर दिया। और ग्रीन ने उदारवाद को मध्यम वर्ग के दर्शन या विचारधारा के बजाय
पूरे समाज की विचारधारा के रूप में बदल दिया। इन्होंने राज्य को एक आवश्यक अच्छाई कहा। अभी तक क्या था, क्लासिकल लिबरलिज्म में इन्होंने राज्य को एक बुराई के रूप में देखा था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने राज्य को एक आवश्यक अच्छाई माना था। इनके अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इसीलिए वेपर ने इन्हें क्या कहा था, इसीलिए वेपर ने इन्हें आदर्शवाद को सभ्य और उदारवाद को सामाजिक वस्तु बनाने वाला कहा था। ठीक है। और उसके बाद आते हैं कीन्स क्या था, यहाँ पर आते हैं कीन्स। ये भी क्या है, मॉडर्न लिबरलिज्म में आएंगे। कीन्स ने क्या कहा था कि राज्य क्या करेगी कि राज्य के हस्तक्षेप को अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा था कि अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्री वगैरह जो है, अर्थव्यवस्था कभी कभी घाटे में चली जाती है, मंदी की शिकार हो जाती है, तो राज्य क्या करेगा, राज्य इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और राज्य अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को क्या करेगा, मंदी से, यानी कि बाज़ार को मंदी के जो बुरी सिचुएशन होती है उसमें जाने से रोकेगा या बचाएगा। ठीक है। इनकी बुक कौन सी थी, इनकी बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में ये आई थी। उसके बाद हम देखेंगे न्यू लिबरलिज्म, हेग के विचार देखेंगे, द रोड टू सर्वडम। अब ये क्या है, नव उदारवादी है। जो मॉडर्न लिबरलिज्म थी उसमें काफ़ी सारी बुराइयाँ थी। हमने कल देखा था कि हमने अमेरिका का मॉडल देखा था, इंग्लैंड का मॉडल देखा था, और दोनों ही मॉडल फेल हो गए थे। ठीक है। उसके बाद न्यू लिबरलिज्म का जो टॉपिक था वो आया था, न्यू लिबरलिज्म का जो मॉडल था वो आया था। इसमें ये कहते हैं कि ये जो कल्याणकारी राज्य का जो मॉडल है ये लेकर आए हैं कल्याणकारी राज्य के नाम से। ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, सभी चीज़ों पर कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो क्या हो रही है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कम होती चली जा रही है। उसके बाद लॉजिक आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ ऑनरशिप के बारे में कहा था। यानी कि क्या है, व्यक्ति जो है सत्यमूलक व्यक्तिवाद का विचार दिया था। इन्होंने कहा था, ये सत्यमूलक व्यक्तिवाद का नहीं, इन्होंने क्या कहा था, नॉजिक ने कहा था कि व्यक्ति के द्वारा कमाई गई संपत्ति पर उसका ही अधिकार होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। जबकि इसमें क्या था, जो मॉडर्न लिबरलिज्म था उसमें हमने देखा था कि राज्य क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल कर रहा है, उन पर कर लगा रहा है। तो ये जो नॉजिक है वो ये कहते हैं कि संपत्ति जो है व्यक्ति की खुद की कमाई हुई है, ऐसे में राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस पर सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का ही अधिकार है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ ऑनरशिप का सिद्धांत दिया था। इनकी बुक थी स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया, जो कि 1976 में ये पब्लिश हुई थी। चलिए, अभी तक हमने ये सब देखा। ठीक है, हमने लिबरलिज्म को समझ लिया, लिबरलिज्म के टाइप्स समझ लिए, की पॉइंट्स होते वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा बेस बनाएगा। और लिबरलिज्म से रिलेटेड कोई भी PYQ वगैरह होगा तो वो सॉल्व करने में आपको वो जो की पॉइंट है ना वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके एग्जाम्पल हम देते हैं। देखिए, पहला PYQ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा गलत है। पहला क्या बोला है, लिबरलिज्म इज़ इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को फेवर करता है, बिल्कुल ठीक है। लिबरलिज्म इज़ इन फेवर ऑफ ए सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य को ये स्वीकार करता है, हाँ बिल्कुल सही है। लिबरलिज्म इज़ इन फेवर ऑफ अबॉलिशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टीज़, क्या ये निजी संपत्ति को नहीं मानता। लिबरलिज्म इज़ इन फेवर ऑफ इक्वलिटी, ये समानता को स्वीकार करता है। अब देखिए, हमने ये देखा कि हाँ ये डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। एंड लिबरलिज्म इज़ इन फेवर ऑफ इक्वलिटी, समानता की बात करता है, हाँ समानता की बात करता है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो यहाँ पे क्या बात की गई, यहाँ पे ये कही कि लिबरलिज्म जो है वो प्रॉपर्टी को फेवर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर दिया गया लिबरलिज्म इन फेवर ऑफ एबॉलिशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को जो है अबॉलिश करता है, मना करता है। जबकि ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि निजी संपत्ति तो भाई इस सभी ने माना। जॉन लॉक क्या कह रहे हैं कि निजी संपत्ति जो संपत्ति है, संपत्ति का राइट्स है, अधिकार, 3 अधिकार बताए थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति बताई थी। ठीक है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार था, तो इसे तो ख़त्म करने की बात नहीं कहते हैं, इसके अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं हैंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा देखते हैं PYQ, हु पेव्ड द वे
फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की बात कौन कर रहा है इसमें, बताइए। ग्रीन, स्पेंसर, बेंथम, मिल। अभी अभी हमने देखा कि मॉडर्न वेलफेयर की बात किसने की है, मिल ने की है, JS मिल ने की है। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें जो है मिल ने कहा है, तो मिल वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा विवाह को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लिबरलिज्म के उदय से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लिबरलिज्म के विकास से रिलेटेड कौन सा क्रांति नहीं है। तो रेनेसां वो तो थी, यानी कि पुनर्जागरण था। रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, यानी धर्म सुधार आंदोलन, वो भी था। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति, हाँ इन्होंने भी रोल प्ले किया था। एंड रशियन रिवॉल्यूशन, नहीं ये रशियन रिवॉल्यूशन ये नहीं था, जबकि ये तीनों थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पॉजिटिव लिबरलिज्म, अब देखिए ये जो की वर्ड थे ना, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पॉजिटिव लिबरलिज्म का कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। सोसाइटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडिविजुअल। इसमें कहा गया है कि सोसाइटी क्या है, बहुत व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सा सही है। द इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन सोसाइटी, व्यक्ति सोसाइटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इक्वल इम्पोर्टेंट, यानी कि इंडिविजुअल और यानी कि व्यक्ति और समाज दोनों ही क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। और चौथा ऑप्शन आता है समटाइम्स द इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड एट अदर टाइम्स सोसाइटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि कुछ टाइम तो व्यक्ति इम्पोर्टेंट रहता है और कुछ टाइम क्या सोसाइटी यानी कि समाज जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। बताइए हमने की वर्ड देखे थे ना, इसमें कौन सा सही है। तो देखिए इसमें क्या है, सोसाइटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडिविजुअल, नहीं ऐसा नहीं था, सिर्फ समाज था इम्पोर्टेंट, नहीं। इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन सोसाइटी, व्यक्ति की तुलना में समाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, नहीं। बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इक्वल इम्पोर्टेंट, ये क्या है, ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, यानी कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है हमारा। उसके बाद हम देखेंगे, ये देख चुके थे हम, ये देख चुके ये वाला, हाँ। द लिबरल थिंकर्स ऑफ द 19th सेंचुरी रिगार्डेड द स्टेट एज, यानी कि 19वीं शताब्दी के जो थिंकर्स हैं वो स्टेट को किस तरीके के देखते हैं, तो बताइए। एन आइडली इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक आदर्शवादी संस्था के रूप में देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण कार्य यंत्र के रूप में देखते हैं, नहीं। ए नेसेसरी इविल, यानी कि एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। ए मीन्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, राज्य के कल्याण के रूप में देखते हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी हमारा सही है, क्योंकि जो क्लासिकल लिबरलिज्म के लोग थे वो राज्य को क्या करते थे, राज्य को का दायरा बहुत ही सीमित रखते थे। ठीक है, तो राज्य को क्या मानते थे, अर्थव्यवस्था के लिए तो भाई बुराई ही मानते थे, तो राज्य के दायरे को सीमित करने से समर्थते थे, तो इसे एक आवश्यक बुराई कहा था, किसे, राज्य को कहा था एक आवश्यक बुराई। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, इसमें सही है। उसके बाद हम देखते हैं, ये वाला हो गया क्या, हाँ हो गया, हाँ। द निगेटिव लिबरल इज़ ए सपोर्टर ऑफ, यानी कि नकारात्मक जो उदारवादी हैं किसे सपोर्ट करते हैं, मिनिमम फंक्शंस ऑफ द स्टेट को, यानी कि राज्य के जो मिनिमम कार्यों को एक्सेप्ट करते हैं, या मैक्सिमम फंक्शंस को, राज्य के मिनिमम फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, या फिर वेलफेयर वर्क बाय द स्टेट, यानी कि राज्य के द्वारा किए गए कल्याणकारी कामों को सपोर्ट करते हैं, या स्टेट रिगार्डेड इकोनॉमी, यानी कि राज्य के द्वारा स्टेट रेगुलेटेड इकोनॉमी, यानी कि राज्य के द्वारा रेगुलेट की हुई इकोनॉमी को समर्थन करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, हमने क्या पढ़ा था, हमने जो उसके कीवर्ड हैं वो देखिए। तो इसमें मिनिमम फंक्शन निगेटिव, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप क्या है, कम, राज्य का हस्तक्षेप कम है तो निगेटिव लिबर्टी, अगर राज्य का हस्तक्षेप ज़्यादा है तो पॉजिटिव लिबर्टी। तो राज्य का हस्तक्षेप क्या है, यहाँ पर कम है, तो राज्य का हस्तक्षेप कम है, यानी कि मिनिमम फंक्शन ऑफ द स्टेट, ये किसका है, किसका सपोर्ट कर रहा है, निगेटिव लिबर्टी। ठीक है, निगेटिव लिबर्टी कैसे सपोर्ट कर रही है, मिनिमम फंक्शन ऑफ द स्टेट को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही है। उसके बाद हम कैसे देखते हैं, ही पुट फॉरवर्ड द यद भव्यम प्रिंसिपल। अच्छा बताइए, यद भव्यम प्रिंसिपल के बारे में किसने कहा, यद भव्यम प्रिंसिपल का मतलब है क्या है, अदृश्य हाथ के बारे में,
हस्तक्षेपवादी जो राज्य के बारे में हस्तक्षेप का सिद्धांत था वो किसने दिया था? इसमें हस्तक्षेप सिद्धांत किसने दिया था? इसमें दिया था स्मिथ ने, यानी कि अदृश्य हाथ की बात हो रही है ये, एडम स्मिथ का है, तो ऑप्शन सी सही है। फिर उसके बाद हम जाते हैं हु रोड द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो थे, ये बुक जो थी ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी जेस मिल ने, तो ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। देखिए अभी तक हमने जितने भी लिबरलिज्म को समझा उस रिलेटेड हमने पूरे जो PYQ थे वो सॉल्व की। इसमें की जो वर्ड है वो अच्छे से याद कर लेना, आपको आगे भी कोई भी ये टॉपिक कंप्लीट अगर आप कर लो उसके बाद जो है इस रिलेटेड और भी PYQ जो है आप लगाना अपने, और फिर टॉपिक को अच्छे से मजबूत करके उसके बाद आगे बढ़ना। चलिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। थैंक यू।